सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की ज़रूरत का सामान भारत में विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। माननीय सदस्यगण, तेज़ी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और इस दौरान कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। भारत की अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद ने पहली बार समुद्री सुरक्षा के विषय पर अपने एजेंडा आइटम के अंतर्गत समग्र रूप से विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस विषय पर पहली बार एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को सर्वसम्मति से अडॉप्ट भी किया। हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को भी देखा है। भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन देवी शक्ति को संचालित किया। हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे कई नागरिकों और कई अफगान हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। हम उन कठिन हालात के बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूपों को भी सुरक्षित भारत लेकर आए। मानवता की दृष्टि से भारत अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई और अनाज पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। भारत इस विषय पर एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज़ बनकर उभरा है। COP26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की पहल भी की है। यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। पर्यावरण को लेकर हमारे बड़े लक्ष्य और साहसिक संकल्प प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। यह गौरव की बात है कि धौलावीरा की हड़प्पा साइट और तेलंगाना स्थित 13वीं शताब्दी के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता की प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया। सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। 100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसी ही कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भारत में वापस लाई जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि विरासत और पर्यटन का एक दूसरे से गहरा नाता है। इसीलिए आज एक और भारत की आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत किया जा रहा है, तो साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। मेरी सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर फोर्ट अगुआडा जेल परिसर में स्मारक का जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया है। यह गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के अविस्मरणीय संघर्षों का स्मारक है। माननीय सदस्यगण, आज़ादी के अमृतकाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है।
मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूह के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत संकल्प है। बकाया मामलों में निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के कैरियर में भी सहायक होगा और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली लॉ प्रोग्राम के माध्यम से मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं हैं, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की हैं। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर है और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं। वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है।
कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूँ। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Honorable President Sri Ramnath Kovind ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Speaker Sri Om Birla ji, Honorable Members, Namaste. I wish to read few paragraphs from the English version of the President's address to both the House of Parliament assembled together today, and the rest may be considered as read. Honorable members, we are in the third year of the pandemic caused by the coronavirus. In these years, people of India have displayed profound faith in the democratic values, discipline, and sense of responsibility. At a time when India is celebrating the Amrita Mahotsav on the occasion of 75th year of its independence, this willpower of every Indian creates immense confidence for India's bright future. With this confidence, I extend my greetings to every Indian from this historic central hall of the Parliament. Addressing both the Houses of Parliament assembled together today, I salute lakhs of freedom fighters who gave highest priority to their duties and secured the rights of India. I also salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. In this period of Amrita Mahotsav, special events related to great personalities of the country are also inspiring us. My government is celebrating the sacred occasion of the 400th Prakash Parva of Guru Tej Bahadur Ji, the 150th birth anniversary also of Aravind Ji, or the 150th anniversary of V.O. Chidambaram Pillai, and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose with grandeur. From this year onwards, the government has started the Republic Day celebrations from January 23rd, the birth anniversary of Sri Netaji Subhash Chandra Bose. My government believes that remembering the past and learning from it are equally important for a secure future of the country. Observance of Veer Bal Divas on the 26th December in the memory of sacrifice of Sahibjadas and Vibhajan Vishaka Smriti Divas on 14th August is a reflection of this thinking. The government also have decided to celebrate the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Janajatiya Gaurava Divas. As a tribute to him, honorable members, Azadi Ka Amrita Mahotsav is a sacred occasion for all the Indians to give concrete shape to the resolutions for the next 25 years. My government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years, following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, or Sabka Prayas. The most important resolution related to this foundation is this creation of India, which includes all benefits of all, which is strong and self-reliant. The challenging period of Corona has inspired us to achieve our goals of the fastest possible pace. Honorable members, the COVID pandemic affected the entire world, and in India too, many of our loved ones were snatched away from us. In these circumstances,
the central government, the state governments, the local governments, and the administration, our doctors, nurses, and health workers, our scientists and entrepreneurs have worked as a team. This mutual trust, coordination, and cooperation between the government and the citizens is an unprecedented example of the strength of our democracy. For this, I appreciate every health and frontline worker and every citizen. Honorable members, several countries have experienced scarcity of food grains and faced starvation during the corona crisis. But my sensitive government ensured that nobody remained hungry during the worst pandemic in 100 years. My government is providing free ration to each poor household every month under the Pradhana Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. This is the world's largest food distribution program with an outlay of rupees 2,60,000 crores, reaching out to 80 crore beneficiaries for 19 months. Being fully sensitive to the present circumstances, the government has extended this scheme till March 2022. More than 2 crore Pakka houses have been provided to the poor under the Pradhana Mantri Awas Yojana as a result of the efforts made in the last few years. Under the Pradhana Mantri Awas Yojana Gramin, 1 crore 17 lakh houses have been approved at a cost of about rupees 1.5 lakh crores in the last 3 years. Launched with the aim of Har Ghar Jal, the Jal Jeevan mission has brought about a huge difference in the lives of the people. Nearly 6 crore rural households have been provided a tap water connection despite the constraints imposed by the pandemic. It has been a huge benefit for the women, sisters and daughters in our villages. My government is working continuously to empower farmers and the rural economy of the country. Despite the pandemic, our farmers produced more than 30 crore tons of food grains and 33 crore tons of horticulture produce in 2021. The government made record procurement to match the record production. The government procured 433 lakh metric tons of wheat during the Rabi season, benefiting about 50 lakh farmers. A record quantity of about 900 lakh metric tons of paddy was procured during the Kharif season, benefiting 1 crore 30 lakh farmers. Honorable members, the great Saint Tiruvalluvar has said, Karka Kasadu Ara, Karpavai Katrapin, Nirka Atarkutaga. That is what a person is, has learned, is reflected in his conduct. My government is implementing a new national education policy across the country to give shape to the resolve and potential of Atmanirbhara Bharat. Local languages, Indian languages, are also being promoted through the national education policy. Emphasis is being laid on conducting important entrance examinations for undergraduate courses in Indian languages as well. This year, 19 engineering colleges in 10 states will start teaching in 6 Indian languages. Honorable members, we have all witnessed the potential of India's youth power during the Tokyo Olympics. In its best performance ever in this international competition, India won 7 medals in the Tokyo Paralympics. 2 Indian para-athletes set a record of winning 19 medals. In order to improve India's performance in the Olympics and sports, the central government along with the state government is setting up hundreds of Khelo India centers in the country. The government has also established centers for disability sports in Gwalior with modern facilities to provide training to Divyang youth in para sports. Honorable members, due to consistent endeavor of my government, India has again emerged as one of the fastest growing economies in the world. GST collection has consistently remained above rupees 1 lakh crore during the last several months, inflow of $48 billion in the first 7 months of the current financial year. It is a testimony to the belief the global investor community has in India's growth story. Our goods exports stood at $300 billion, or more than rupees 22 lakh crores. Honorable members, India has strengthened its standing in rapidly
evolving global environment through improvement in diplomatic relations. India chaired the United Nations Security Council in August 2021 and took several path-breaking decisions under the presidency of India. For the first time, the Security Council held a comprehensive debate on the issue of maritime security. The Security Council, for the first time, adopted a presidential statement on this subject and did so unanimously. Honorable members, climate change is a major challenge confronting the whole world at present. India has emerged as a responsible global voice on the subject. At the COP26 summit, my government has announced that by 2030, India will reduce its carbon emission by 1 billion tons. India has also committed to a target of becoming net zero emission economy by 2070. The government have also taken the initiative of Green Grid Initiative, one sun, one world, one grid with the global community. It is the first international network of global interconnected solar power grids. Our ambitions and resolve towards environment are a testimony to our sensitivity towards nature. Honorable members, today in the Amrita call of independence, our resolve of Ek Bharat Shrestha Bharat is enabling us to write a new chapter of development. On this basis of democratic values, today the country is making special efforts for the states and regions hitherto left neglected. Honorable members, today the country's achievements and success are limitless, and the country's potential and possibilities. The achievements are not of one of institution or establishment. These are the collective achievements of more than 1 billion citizens of our country. These are the fruits of the labor and sweat of billion-plus people. These achievements are milestones in the long journey to achieve our ambitious goals and our motivation towards forward. In the year 2047, India will be celebrating its centenary of independence. We have to work hard for building a grand, modern and developed India of that time. We have to ensure that our hard work leads to fruitful results in the end. We all have to take an equal stake in this journey too. I appreciate the manner in which all the members of Parliament have discharged their responsibilities and the two houses have functioned with all precautions during this challenging time of Corona. You are the drivers of hope and aspirations of crores of people. It will be the same spirit that we have to keep working in future. I have belief that together we will take our great Bharatavarsha to the pinnacle of its glory. With the same spirit, I once again congratulate all of you. My profuse thanks to all of you. Jai Hind.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई है और फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष से बाहर आते हुए उनके साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में अभिभाषण के बाद परिसर में बाहर प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति ने आज अभिभाषण की शुरुआत देश के वीरों को नमन करते हुए की और उन्होंने कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। रक्षक सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य ब्रेक। सलामी के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रक्षक अनुरक्षी बनेगा सेक्शन सैनिकों कदम कदम। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एस्कॉर्ट के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब संसद भवन परिसर से राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता एक दस्तावेज, साथ ही सरकार का विजन किस तरह का रहने वाला है उसे दर्शाता एक दस्तावेज जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से किया गया। और अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने वाहन में सवार होकर प्रस्थान करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का अंग्रेजी अनुवाद सबके सामने रखा।
राष्ट्रपति ने जिक्र किया कि आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमारी मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन आज भारत सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले देशों में से है। संसद भवन और बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति ने संबोधित किया और कहा कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में जो देश का यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसकी सफलता के लिए उन्होंने सरकार के विजन की प्रशंसा की। साथ ही तमाम जो बड़ी बातें उन्होंने कही उसमें दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ। उन्होंने कोरोना टीकाकरण का जिक्र किया और कहा कि कोरोना ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन आज भारत सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले देशों में से है। उन्होंने बताया कि तीसरी डोज और युवाओं को टीका भी अब दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार भविष्य की तैयारियों में जुटी हुई है, इस बात का जिक्र किया। इसलिए 64,000 करोड़ रुपए से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं जिससे सस्ती दवाएं मिलती हैं। साथ ही आयुर्वेद को सरकार के प्रयासों से बढ़ावा मिला है, इस बात को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि मेरा आदर्श ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता भाईचारे पर आधारित होगा। बाबा साहेब के शब्दों को सरकार ध्येय वाक्य मानती है। पद्म पुरस्कारों की जो लिस्ट आई उसमें भी ये दिखाई पड़ता है। सरकार गरीब की गरिमा बढ़ाने का काम कर रही है। 2 करोड़ से अधिक पक्के घर जो हैं वो गरीबों को मिले हैं और आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था हुई है जिससे महिलाओं को राहत मिली है। स्वामित्व योजना, ये घर के जो कागज हैं उससे मिले हैं जिससे विवाद अब कम हुए हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि जो डिजिटल इंडिया है उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि किसान रेल से किसानों को फायदा हुआ है। कृषि से जुड़े निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और किसानों की आय के नए जो जरिए हैं वो लगातार तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना काल में 1900 से ज्यादा किसान रेल चली। राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिखाता है कि सोच नहीं हो तो पुराने संसाधन भी काम आ सकते हैं। छोटे किसानों के हितों को सरकार ने प्रमुख तौर पर रखा और ऑर्गेनिक खेती जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अब से कुछ देर बाद आप संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। The financial clock strikes again. The budget of the nation by the economic biggies of the country. A detailed report on every economic activity. The analysis and the outlook. I present the budget. Watch Budget Day Special only on Sansad TV. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV.
नमस्कार, मैं सलील भट्ट संसद टीवी के सभी दर्शकों को अपनी सात्विक वीणा के माध्यम से एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति सुनाना चाहता हूं। Namaskar, hello and a very warm welcome to Sansad TV. You're watching our special series in the run-up to Budget 2022-2023. After 2 years of the COVID-19 pandemic, sans respite, the dominant concern is what will happen to the India growth story. The answer is very encouraging. Indian economy is poised for a major push, mainly on the strength of the penetration of consumer durables in the market. Paving the way for an exponential increase are the swelling numbers of the middle class in urban areas, the aspirational demand from rural India, along with government reforms. In the next 20 minutes, we'll do a SWOT analysis of the consumer durable industry. We'll also take a look at the wish list of the sector ahead of the union budget. Ever since the COVID-19 outbreak, many nations are exploring avenues to become totally self-sufficient. A major element of this quest is finding alternate routes to their key suppliers. For India, one of the sectors that will be key to attain the Atmanirbhar goals will be the consumer durable sector. The macroeconomic indicators for the Indian economy have been very positive over the last year. India is now the 6th largest economy and within striking distance of becoming the 5th largest. The icing on the cake is that India is leaping notches in the ease of doing business and breaking into the top 50 countries. आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। The rapid rate of urbanization and the growth of a young population that is enjoying rising incomes are creating a large emerging middle class in India. This segment of the population is expected to grow by 21% over the next decade, from about 470 million people in 2010 to 570 million people by 2021, accounting for about 42% of the country's total population. As digital access becomes more affordable, along with increasing product awareness and a shift in lifestyle patterns, consumer spending on electronics and home appliances could see strong growth over the next 5 years. Indian consumers today are looking to improve their homes and lifestyles through global brands and experiences. Fueled by the falling prices of consumer electronics,
These radical demographic shifts are expected to further transform the market for consumer durables and electronics in India. The appliance and consumer electronics industry is expected to double to 1.48 lakh crore by 2025. In May 2021, the consumer durables output increased by 98.2% compared with a 70.3% decline in May 2020. Electronics hardware production in the country also increased massively. In financial year 20, TV penetration in India stood at 69%, driven by the DTH market. The total active subscriber base has increased from 69.57 million in March 2021 to 69.86 million in June 2021. India has the potential to achieve a value of $100 billion in manufacturing of laptops and tablets by 2025. Logistic companies played a vital role in moving the essential goods during COVID and helped the consumer durable industry growth. The sector delivered goods to ensure that India is digitally connected. Consumer durable companies were using physical mode of transportation services, but they realized the importance of logistic companies in delivering goods at remote areas during pandemic times. With the support of digital sales and improved logistic infrastructure, consumer durable industry is growing with accelerated speed. In the consumer durable industry, China has emerged as a manufacturing hub for the world. Keeping in view India's vision of becoming Atmanirbhar